हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए दृष्टि आईएएस का जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया गया है, उसमें आज हम लोग साइंस के टेस्ट को यानी कि विज्ञान के टेस्ट को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का टेस्ट जो है कवर करा दिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम जो 30 सितंबर 2022 को होना प्रस्तावित है, उसके लिए दृष्टि आईएएस का जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है उसमें आज हम लोग साइंस के टेस्ट को कवर करेंगे। यानी कि साइंस के टोटल 150 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 है। ये कौन कौन से 7 भौतिक मात्रक हैं? तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, प्रकाशीय तीव्रता है, इलेक्ट्रिक करंट है और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह इलेक्ट्रोस्कोप है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी तबीयत मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लगभग ऑलमोस्ट मैंने सभी पोर्शन कवर करा दिया था, साइंस आपका बाकी रह रहा था, इसीलिए मैं यह वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बोलने में मुझे कठिनाई हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा। देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की गति जो अधिकतम होती है ये निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। और ध्यान रखेंगे, ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की बात मैं कर रहा हूँ, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो यह जो धातु है यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी होगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि इसमें अधिक संख्या में गतिशील परमाणु यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यह उत्सर्जित नहीं करता है, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिएगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा, गामा या एक्सरे कह लीजिए, इन सबको उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लेज़र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए फ्रेंड्स, लेज़र जो होता है यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका जो मेन कारण होता है ये कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण जो होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे जैसे हवाई जहाज़ ऊपर जाता है वायु दाब ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई, बिल्कुल ये इस पर डिपेंड करता है। वायु दाब में कमी आ जाती है, ये भी होता है। ठीक है, वायु दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, और जब दाब में कमी आ जाएगी तो पेन के अंदर का जो है स्याही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यह एक परमाणु कण है। देखिए न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म अणु है जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक है। ठीक है, बाकी देखिए बाकी सभी जो है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए भोजन का पकना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी देखिए ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है 46.6%। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है, तो यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन नहीं दिया गया है। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है, सोडियम है और फिर मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के अगर बात पूछा जाता तो सिलिकॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो पीला रंग जो होता है ये सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सोडियम नाइट्रेट के कारण जो है ये आपका पीला रंग होता है। अच्छा, लाल रंग किसके कारण से होता है? तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण नारंगी रंग होता है, सोडियम नाइट्रेट के कारण पीला रंग होता है और बेरियम क्लोराइड के कारण हरे रंग होता है। ठीक है, और नीले रंग होता है किसके कारण? तो कॉपर क्लोराइड के कारण। इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी N2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। उसके बाद देखिएगा कि यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे यूरिया में पूछा गया। अब यहाँ पर देखिएगा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कितने युग्म पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यह पाए जाते हैं 23 जोड़े। अगर संख्या पूछा जाता तो ये संख्या होती 46। ठीक है, चलिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि जो है लीवर है। लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? बताइएगा, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है उत्तक संवर्धन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्तक संवर्धन। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव जो है यह नील हरित शैवाल है। ठीक है, नील हरित शैवाल है, ध्यान रखेंगे। नील हरित शैवाल जिसे कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, यह पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो यह करता है जीन। कौन करता है? जीन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए बिहार स्पेशल का मैंने 150 इम्पोर्टेंट MCQ कराया हुआ है बिहार करंट अफेयर्स का पिछले एक साल का, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से बताइएगा कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सही नहीं है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, B12 की कमी से नहीं होता है। बाकी सभी यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है। तो यह जो उपकरण है इसका नाम क्या है? तो यह उपकरण है
कौन सा, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह साइक्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए सापेक्ष आर्द्रता की माप करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 23 नंबर, सॉरी हाँ 23 नंबर कि घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताइएगा घर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण क्या है, घर्षण दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है। बिल्कुल सही है, यह हमेशा वस्तु की गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये भी सही है, ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, ये गलत है। ठीक है, तो यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की मात्रा किलोग्राम नहीं होगा, पदार्थ की मात्रा जो होगा ये मोल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपका सीजियम हो जाएगा, जो अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये सीजियम है, एल्युमिनियम है, उसके बाद गोल्ड है, कॉपर है, टंगस्टन है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो यहाँ पर देखेंगे सीजियम दिया गया है, उसके बाद गोल्ड भी दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम भी मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर देखेंगे तो टंगस्टन भी दिया गया है। तो ये सभी के सभी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का कारण क्या है। तो ये कारण पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था। तो इनको दिया गया था किसके लिए, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए। ध्यान रखेंगे 1921 में इनको दिया गया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए हाइड्रोजन का उपयोग जो किया जाता है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा आपका इसमें से हो जाएगा तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है, धातुओं के शोधन में किया जाता है, कोयले के रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही दिया गया है, इसका उपयोग कोयलों को सिंथेटिक पेट्रोलियम में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, धातुओं के शोधन में किया जाता है, गुब्बारे भरने में किया जाता है, बहुत चीज़ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि सभी में किया जाता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो बहुत ही सिंपल है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो आर्सेनिक नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, ठीक है, जेनन, रेडॉन, ये सभी जो हैं यह अक्रिय गैसें होती हैं। फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला जो लवण है वो कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित से बना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है ये किससे बना होता है, यह जिप्सम का। ठीक है, किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज यानी कि किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। तो किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है किसको, तो फ्रेंड्स यह जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, H2SO4 को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर कि नियत तापी स्तनधारियों यानी कि वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन किनके कारण होता है, निम्नलिखित के कारण होता है, बताइए किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह होता है किसके कारण, तो संवहन के कारण। किसके कारण,
संवहन के कारण, कन्वेक्शन के कारण होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि क्विनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो यह मलेरिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो यह प्रक्रिया जो है इसका नाम डायलिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन के स्रावन के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है पैनक्रियास, अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय की जो एक पार्ट है, एक भाग है लैंगरहैंस की दीपिका। ठीक है, इसके बीटा सेल से यह स्रावित होता है। देखिए बीसीजी टीके द्वारा बीमारी का इलाज किया जाता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिल कॉलमेंट ग्यूरिन। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन सा रोग का इलाज होता है? तो क्षय रोग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्षय रोग यानी कि टीबी का इलाज किया होता है इससे। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, यहाँ पर देखिएगा ईईजी का परीक्षण किससे संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से। ठीक है, और ईसीजी जो है यह हृदय से संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ के द्वारा की जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जो है किसकी माप की जाती है? पौधों की वृद्धि की। ठीक है, पौधों की वृद्धि की ध्यान रखेंगे। चलिए, और भारतीय वनस्पति शास्त्री सहजीव विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस ने इस उपकरण का आविष्कार किया था। देखिए किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? तो यह सरफेस टेंशन में कमी के कारण होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो यह विद्युत स्थैतिक परिरक्षण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो यह संक्रमण ताप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे संक्रमण ताप कहलाता है यह। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर कि एक खगोलीय दूरबीन द्वारा खाली स्थान दिया गया प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब है यह उल्टा, आभासी और आवर्धित बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इसमें 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो यह पारा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? तो यह आपका बोरिक एसिड है। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस या किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? तो फ्रेंड्स यह है आपका बिस्फेनॉल ए। ठीक है, बिस्फेनॉल ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्च सुचालक है? ऊष्मा का सर्वोच्च सुचालक है तो फ्रेंड्स यह पारा है। ठीक है, चलिए पारा है इसमें से, निम्नलिखित में से। देखिए फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? तो यह करती है स्कंदन के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, जिसको कि अंग्रेजी में वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो यह आपका मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए या और एक होता है अन अल्कोहल कहा जाता है, अन अल्कोहल, वो इसको कहा जाता है अन अल्कोहल। तो ये कहा जाता है एथिल अल्कोहल को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेल वैद्युत, यहाँ देखिएगा जेल वैद्युत कण संचालन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है डीएनए खंड की पृथक्करण एवं विलगन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोशिका की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1665 ईस्वी में। एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है, तो ये कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है।
ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 57 नंबर देखिएगा, यहाँ से है कि दिए गए हार्मोन में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए पादप हार्मोन नहीं है पूछा गया है, तो देखिए एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, ये सभी जो हैं पादप हार्मोन हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी के सभी पादप हार्मोन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन पौधे के विभिन्न अंगों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक कौन सा है। तो यह फ्लोएम है। जाइलम जल का संवहन करता है। फलों का स्वाद मीठा होता है, तो फलों का स्वाद जो मीठा होता है यह पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा किसके कारण से। तो देखिए फलों में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक फ्रक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक का अनुपात अलग अलग होता है और अधिकांश फल में लगभग आधा ग्लूकोज और आधा फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज भी होगा और फ्रक्टोज भी होगा, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द एनोस्मिया और यूगिसिया संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से। ठीक है, एनोस्मिया और यूगिसिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है। तो इंसुलिन में जो होता है ये जस्ता पाया जाता है, जिंक होता है। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका संवेग का। ठीक है, संवेग का। चलिए 63 नंबर है कि तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो ये आपका हो जाएगा जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगे को सुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ सकते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, G/r² होता है। अब इसमें से कह रहा है कि बीच की दूरी को दोगुना, यही तो दूरी है, इसको दोगुना अगर कर दिया जाता है तो क्या होगा, तो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 4 गुना कम हो जाएगा ना ये। चलिए आगे बढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, गलत है, इलेक्ट्रॉन करता है, न्यूट्रॉन नहीं करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये तड़ित वृत्ति, आपने देखा होगा कि पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, बाद में हमें गर्जन की आवाज़ आती है ना। तो यही इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किन तत्वों की उत्पत्ति नाभिक की रेडियो धर्मी क्षय द्वारा होती है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से गामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाती है। तो ये 273.15 हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो ये संलयन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है टेंडल इफेक्ट। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है।
तो इसको कहा जाता है संभारिक। ठीक है, संभारिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होगा इसमें से लोहे में जंग लगना, जल का वाष्पीकरण, रासायनिक आपका हो जाएगा इसमें से कौन सी रासायनिक, तो आपका रासायनिक हो जाएगा लोहे में जंग लगना हो जाएगा, वाहनों के द्वारा ईंधन जलना, उसके बाद श्वसन भी रासायनिक हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण ये भौतिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। सबसे पहले तो याद रखेंगे इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और इसलिए भरा जाता है ताकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी एक्टिन। ठीक है, एक्टिन जो है यह आपका कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है औसत कितना होता है। तो फ्रेंड्स यह 7.4 होता है। उसका चलिए अगला प्रश्न है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो पीला जो होता है ये आपका होता है बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, और देखिए सफ़ेद जो होता है ये कैसिन के कारण होता है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है। तो ये आंसू होता है। क्या होता है, आंसू होता है, आँख में पाया जाता है लेक्राइमल ग्लैंड। उसके बाद देखिए कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। तो कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। ये रिसेंटली अभी प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए देखिए उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका रेनिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तेज़ गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह समझाया जाता है आपका हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। उसके बाद चलिए 83 नंबर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवृत्ति गति से संबंधित है। आवृत्ति गति से संबंधित है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक स्वतंत्रतापूर्वक लटके छड़ चुंबक को इसके एनएस यानी कि नॉर्थ साउथ दिशा में ले जाया जाना, छोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना। तो आपका बी और सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आवृत्ति गति होती है, गति जो समय के नियमित अंतराल को पर स्वयं को दोहराती है। चलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि हवा में प्रकाश की गति को सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में भी द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना किस सूत्र उपयोग करके की जा सकती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, C/V हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ऊर्जा की इकाई जूल होता है, वाट घंटा होता है और न्यूटन मीटर होता है। ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका आवृत्ति है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अर्धचालक इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अर्धचालक नहीं है वो आपका क्वार्ट्ज नहीं है, बाकी ये सभी अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं। उसके बाद चलिए 88 नंबर देखिएगा कि वर्षा के दिन इंद्रधनुष नज़र आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है। तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिएगा टमाटर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए विश्व का जो यहाँ पर डंक दिया गया है ये टार्टरिक एसिड नहीं होगा, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी सभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सही दिया गया है। ठीक है, चलिए नारंगी में एसिटिक एसिड नहीं होगा, नारंगी में संतरा में सिट्रिक एसिड हो जाएगा। नींबू में कौन सा एसिड होगा, तो नींबू में भी आपका सिट्रिक एसिड ही होगा। ठीक है,
और मेथोनिक एसिड होता है ये बिच्छू के डंक में। क्लियर, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पूछा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है सभी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अम्ल तत्व नाशक की घटक के रूप में, लकड़ी की लुगदी को सफ़ेद करने में, सोडा एसिड अग्निशमन में, और एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में। उसके बाद देखिए चिली सोरा एक अयस्क, तो देखिए राइट आंसर इसका चिली सोरा जो होता है ये सोडियम का अयस्क है। उसके बाद देखिए पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बहुलकों और उनके उपयोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे टेफ्लॉन नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में, बैकेलाइट का इस्तेमाल विद्युत शोधन में होता है, पॉलिस्टर का फाइबर रोप के रूप में, और मेलामाइन का क्रॉकरी का। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी ये सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, उसका चलिए 94 नंबर की जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन 14 की। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड्स है, तो आपका इसमें से देखिए एंटीमनी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है। तो ये आपका हो जाएगा चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो यह सवाल हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे तो मलेरिया जो होता है ये वायरस के कारण नहीं होता, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होता है। ठीक है, देखिए थैलेसीमिया एक बीमारी है जो वंशानुगत दोष के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए थैलेसीमिया जो होती है यह रक्त को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हाँ, जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने केजी पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह होती है 30.5 केजी पर मोल, किलो जूल के जे है। ठीक है, किलो जूल पर मोल। उसके बाद देखिएगा कि संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक सीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है कि भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा हर्बेरियम का। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आपने कोरोना के समय बहुत बार इसको सुना होगा, पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें से। तो देखिए इसका राइट आंसर आलू जो हो जाएगा, जड़ नहीं है, आलू तना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, रूपांतरित तना है यह। उसके बाद देखिएगा कि दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का जो परास है, रेंज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 380 से 700 नैनोमीटर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो लॉ है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है ये माइकल फैराडे सही दिया गया है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, जड़त्व गैलीलियो, उत्प्लावन आर्किमिडीज। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो सभी के सभी सुमेलित हैं, कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह दर्पण उत्तल दर्पण है। उसके बाद देखिए पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लेप्रोस्कोपी आधारित होती है। तो यह आधारित होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की वेदन सबसे अधिक होती है। तो वेदन शक्ति सबसे अधिक जो होती है ये किसकी होती है। तो फ्रेंड्स यह अल्फा किरण की होती है। ठीक है, अल्फा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को
सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलेन का छिड़काव किया गया था? तो यह विलेन है सोडियम हाइपोक्लोराइट का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? तो इसमें से जो तांबे का अयस्क नहीं है ये आपका एलुमेल हो जाएगा। एलुमेल जो है यह तांबे का नहीं, एलुमेल मैग्नीज का। ठीक है, चलिए एल्यूमिल मैग्नीज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एक मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवाओं को जाना जाता है, तो हिस्टामाइन के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एलिटेम का उदाहरण है। एलिटेम का उदाहरण कृत्रिम, एलिटेम जो है यह कृत्रिम मधुरक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और स्पार्टम की तरह यह एक प्रोटीन तथा डाइपेप्टाइड है। स्पार्टम जो होता है ये भी जो है एक मधुरक है, कृत्रिम स्वीटनर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं, तो यह किसके कारण से आ जाते हैं? तो आपका सल्फेनिक एसिड के निर्माण के कारण से। उसके बाद देखिएगा कि फैटी एसिड को सोडियम या पोटेशियम लवण को मिश्रण को जाना जाता है। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है साबुन के रूप में। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है, तो फ्रेंड्स यह करता है वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 116 नंबर कि क्विनाइन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है या प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना की छाल से। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक की उपाधि दी गई है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मानव शरीर में जल होता है, तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जल जो पाया जाता है यह आपका पाया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा 60 से 70%। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में स्पेनिश फ्लू वायरस व्यापक स्तर पर खबरों में रहा, क्या निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था? तो ये आपका हुआ था H1N1 वायरस के कारण। ठीक है, H1N1 वायरस के कारण हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न हमारा कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? तो जो जिम्मेदार तत्व है ये आपका आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ध्वनि की गति अधिकतम जो होती है ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। उसके बाद देखिए तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C43 से सैटेलाइट हाइसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हाइसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्टवेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह पर अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखिएगा कि नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए देखिए कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर के गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बहुलक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको बहुलक कहा जाता है। उसके बाद देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? तो क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 यानी कि कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटना का मुख्य कारण है? तो यह आपका मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से
लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का जो शुद्धतम रूप है ये पिटवा लोहा है, ठीक है, पिटवा लोहा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यह आपका ब्रोमीन है। उसके बाद देखिएगा कि एक पदार्थ एलोकेक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है, तो यह आपका यूरेनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 133 नंबर की, वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती हैं, तो ये आपका क्रोमैटोफोर होती हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134 कि एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है या किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो यह लीवर के द्वारा, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसको प्लीहा कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स यह करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 137 नंबर कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होगा। उसके बाद देखिएगा कि श्वसन प्रणाली की किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो यह होता है एल्वियोली में, एल्वियोली हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो यह कौन सा अंग है? तो यह अंग है नासिका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों को आकार को गोल बनाती है? तो यह पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का उदाहरण है? फेरोमैग्नेटिक पूछा गया है, तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निकल दिया गया है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है? तो यह तकनीक भौगोलिक सूचना प्रणाली है। उसके बाद चलिए 143 नंबर है कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आमतौर पर इसका उपयोग परिपथों के मध्य एसी वोल्टेज के स्तर को बढ़ाने यानी कि स्टेप अप और घटाने स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा ससंजक बल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अलग अलग पदार्थ के अणु होते हैं उनके मध्य जो लगता है उसको असंजक कहा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये ऊंचाई जो होनी चाहिए ये वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की, ठीक है, आधी होनी चाहिए। वाटर गैस का घटक क्या है? वाटर गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 147 नंबर कि इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक तत्व रूपों में परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों के रूप में धारण करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपरूप कहा जाता है, एलोट्रोप कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो यह सिद्धांत है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए 149 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम दिया गया है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr यानी कि ये आपका आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड है, ये क्लोराइड है और ये फ्लोराइड है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका Fe+MO, ठीक है, Fe+MO ध्यान रखिएगा, यानी कि आयरन और मोबिलेंडम का जो है
उत्प्रेरक किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 150 क्वेश्चन करा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर